हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज रैपिड फायर की इस प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल से आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन इतिहास की हम जो है रैपिड फायर के माध्यम से हम प्रैक्टिस सेट सीरीज़ करवा रहे हैं और इसकी 3 क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज की आखिरी क्लास होगी। तो इन चारों क्लासों के माध्यम से हमने लगभग 500 के लगभग 3 क्लास के माध्यम से, आज की तीसरी क्लास है ये, 3 क्लास के माध्यम से हम लगभग आपको 500 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। और यहाँ से आप अपने प्राचीन इतिहास के जितने भी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उनको आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल है कि बाणभट्ट ने हर्षित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो बृहद्रथ ने। जी हाँ, बाणभट्ट ने हर्षित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो बृहद्रथ का उल्लेख किया है। यहाँ हम कुछ विदेशी यात्रियों भारत भ्रमण की बात करेंगे। तो फहियान जो है यहाँ पर 699 से 414 है। वंशांग जो है 629 से लेके 645 है। इसिंग की बात करेंगे तो 671-72 से लेके 693-94 है। अलमसूदी की बात करेंगे तो 915 से लेके 916 है। तो यहाँ हम देख लिए कि जो है फहियान 699 से 414 15 सालों तक लगभग। वंशांग की बात करेंगे तो 629 से लेकर 45 लगभग 16 सालों तक ये रहा। इसिंग की बात करेंगे तो 671-72 से 694 93-94। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगला अलमसूदी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है 915 से 916। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे अब कि राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया था, गोपाल दास, नंदीवर्मन और पल्लववर्मन। जी हाँ, तो ये 3 ऐसे शासक थे जिनको जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। इसमें गोपाल, नंदीवर्मन और पल्लव मल्ल थे। ये तीनों जो थे जो जिनको जनता के द्वारा चुना गया था, ये जनता के द्वारा चुने गए राजा थे। अगला देखेंगे स्तूप जिसमें आर्य के स्तंभ किस विशेषताएं प्राप्त होती है? ये कहाँ पर है? तो ये अमरावती में है। इसे आप लोग याद रखेंगे। वह स्तूप जिसमें आर्य के स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं तो अमरावती में स्थित है। स्तूप जिसमें आर्य के स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं तो अमरावती और नागार्जुनी कोंड। जी हाँ, नागार्जुनी कोंड है यहाँ पर आर्य के स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। वह शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। जी हाँ, 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किस शासक ने किया था? तो प्रवरसेन प्रथम ने किया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। जी हाँ, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो ये गुजरात में स्थित था। इसे आप लोग याद रखेंगे। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? तो गुजरात में स्थित था। इसे आप लोग याद रखेंगे। 6ठी-7वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? तो ये लाट में कर रहा था। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे कि 6ठी और 7वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? तो लाट में कर रहा था। कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित थी? गोवा में स्थित थी। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम क्या था? जी हाँ, तो ये द्रह्म था। जैसे आप लोग याद रखेंगे कि प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम क्या था? तो द्रह्म था। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किसने किया? हर्षवर्धन ने किया। इसे आप लोग याद रखेंगे। सम्राट हर्षवर्धन ने जो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कहाँ पर? तो ये कन्नौज में किया था, एक प्रयाग में किया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 जो है धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कन्नौज में, एक प्रयाग में। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे वह स्थान जहाँ पर शिल्प में बिछड़ों का बड़ा अवतार दर्शाया गया है। तो ये उदयगिरी गुफा, विदिशा। जी हाँ, वह स्थान अभी हम देखेंगे प्राचीन भारत की स्थापत्य कला के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्जाम का बहुत पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि वह स्थान जहाँ शिल्प में बिछड़ों का बड़ा अवतार दर्शाया गया तो कहाँ है? उदयगिरी गुफा, विदिशा। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम क्या है? चंद्र है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में वह भिक्षु थे नागसेन। एलोरा में गुफाएं शैलकृत मंदिर है, हिंदुओं, बौद्ध और जैनों से संबंधित। जी हाँ, एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किससे संबंधित है? तो हिंदुओं, बौद्धों, जैनों से संबंधित है। और जो अजंता की है केवल बौद्धों से संबंधित है। आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। और महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कब किसने करवाया था? तो ये पल्लवों ने करवाया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हीनयान व्यवस्था विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थिति है। जी हाँ, कार्ले के द्वारा। हीनयान व्यवस्था विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है किसके? कार्ले। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं का केंद्र कहाँ है? जी हाँ, 100 से अधिक बौद्ध गुफाओं का केंद्र कहाँ है? तो कन्हेरी में है। इसे आप लोग याद रखेंगे। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, कन्हेरी में। जी हाँ, वह शैलकृत जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है कहाँ पे? तो कन्हेरी में। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने। गंधार कला शैली का संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला। यह गंधार कला शैली का एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला। सांची के महास्तूप 4 तोड़ों में किसी एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? दक्षिणी। सांची के महास्तूप के 4 तोड़ों में से किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? तो ये दक्षिणी का हुआ था।
सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए कहाँ स्थित है, तो दतिया में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने। जी हाँ, राजा नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला हम लोग देखेंगे कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम के से तात्पर्य क्या है। जी हाँ, द्रविड़ शैली के जो मंदिरों में गोपुरम होता है कि इससे क्या तात्पर्य है, तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवनों से है ये। तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवनों से संबंधित है ये। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो ये नागर शैली में निर्मित है। जी हाँ, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में है, ये नागर शैली में है। तो यहाँ हमने देख लिया कि भुवनेश्वर का पुरी मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो ये नागर शैली में। गुफा त्रिमूर्ति किसके लिए विख्यात है, तो एलिफेंटा के लिए विख्यात है, इसे आप लोग याद रखेंगे। गुफा त्रिमूर्ति किसके लिए विख्यात है, एलिफेंटा के लिए। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है कहाँ स्थित है, कांची में स्थित है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर कहाँ स्थित है, तिरुमल्ला पहाड़ी में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहा जाता है कहाँ स्थित है, तो तिरुमल्ला पहाड़ी में। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है, पल्लवों को दिया जाता है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में। जी हाँ, चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था, तो राणा कुंभा के। जी हाँ, राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का जो है कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। शैलकृत स्थापत्य आचार्य माना जाता है कैलाश मंदिर अलोरा। जी हाँ, शैलकृत स्थापत्य का आचार्य किसे माना जाता है, तो कैलाश मंदिर अलोरा को इसका माना जाता है। अगला हम लोग देखेंगे वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो ये बृहदेश्वर मंदिर में। जी हाँ, वह मंदिर जिसके परिसर में भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है कहाँ पे, तो ये बृहदेश्वर मंदिर में। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था, तो पल्लवों के द्वारा। वह स्थान जहाँ राष्ट्रकूटों में एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है कहाँ पे, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। जी हाँ, वह स्थान जहाँ राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में स्थित गुफा मंदिर स्थित है कहाँ पे, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण स्थित है दतिया में। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, चंदेलों ने। कोणार्क मंदिर संबंधित है सूर्य से, इसे आप लोग याद रखेंगे। कोणार्क मंदिर किससे संबंधित है, सूर्य से। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है ग्वालियर का तेली मंदिर। जी हाँ, द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर क्या है, ग्वालियर का तेली मंदिर। अजंता की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं। जी हाँ, अजंता की चित्रकारी जो है किसे दर्शाती है, तो जातक कथाओं को दर्शाती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेलों ने करवाया था। जी हाँ, बौद्ध हिंदी और जैन शैलकृत गुफाओं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। बौद्ध हिंदी जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है, तो एलोरा में, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ हम देख लेते हैं कुछ स्तूप हैं कहाँ कहाँ स्थित उनके बारे में देखेंगे। तो स्तूप जो है सांची में, चित्रकारी जो है बाघ, कनिष्क की सिरा विहीन मूर्ति जो है मथुरा में, दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ में ललितपुर में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ प्राचीन साहित्य और साहित्यकार के बारे में देखेंगे। कई बार हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं, उनके लेखक हैं जो कि मिलान के रूप में हैं। तो राष्ट्र पंचाध्यायी जो है इसके लेखक नंददास। चैतन्य भागवत जो है इसके लेखक जो है वृंदावन दास। चैतन्य मंगल जो है इसके अध्यक्ष जयनंदा हैं। और भक्ति रत्नाकर इसके अध्यक्ष जो है नरहरि चक्रवर्ती हैं, जिसे आप लोग याद रखेंगे। हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है PPCS RO में। अगला हम लोग देखेंगे ग्रंथ है और एक तरफ रचयिता हैं। रागमाला के जो हैं पुंडरीक विट्ठल जी हैं। रस कौमुदी की श्रीकांत कंठ हैं। राग विभूत के सोमनाथ हैं। चतुर्दंडी प्रकाशिका के वेंकट रमन हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। चिंतामणि भट्ट द्वारा संस्कृत ग्रंथ सुख संपत्ति का फारसी में अनुवाद और उसका नाम तुतिनामा किसने रखा था, तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। जी हाँ, चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ जो है सुख सप्तति जो था इसका फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतिनामा किसने रखा था, तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने, इसे आप लोग याद रखेंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक की बात करें तो इसके विशाखा दत्त हैं। यहाँ पर हम दर्शन और कुछ प्रचारक उनकी बात करेंगे। तो न्याय जो है गौतम से संबंधित है। उत्तर मीमांसा बादरायण से। पूर्व मीमांसा जैमिनी से। वैशेषिक जो है कड़ात से, इसे आप लोग याद रखेंगे। चरक संहिता अध्यायों में खंडों में विभाजित है। चरक संहिता कितने अध्याय और कितने खंडों में विभाजित है, तो 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा किस निकाय से संबंधित है, तो खुद्दक निकाय से संबंधित है। थेरी गाथा खुद्दक निकाय से संबंधित है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। और 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार कौन है, तो ये डंडिन है। जी हाँ, 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार कौन है, तो डंडिन है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि द रूट्स ऑफ
द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन थे? तो W.A. फेयर सर्विस। जी हाँ, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन थे? तो W.A. फेयर सर्विस। कल्हड़ के राजतरंगियों को किसने आगे बढ़ाया था? तो जॉन राज और श्रीवर ने। कल्हड़ के द्वारा राजतरंगी पुस्तिका लिखी गई थी, जिसको आगे किसने बढ़ाया था? जोनी राज और श्रीवर ने। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन माने जाते थे? मनु माने जाते थे। जी हाँ, प्राचीन काल में महान विधि निर्माता कौन माने जाते हैं? मनु माने जाते थे। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। जी हाँ, महाभारत को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता के नाम से। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। कौन? विद्वान हेमचंद। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? जी हाँ, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो भगवती सरस्वती हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता कौन थे? तो विज्ञानेश्वर थे। जी हाँ, प्राचीन काल की बात करें तो मनु थे, मध्यकालीन की बात करें तो विज्ञानेश्वर है। और मध्यकालीन विद्वान लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे, हेमचंद सूरी। जी हाँ, मध्यकालीन विद्वानों लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे, हेमचंद सूरी। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। जी हाँ, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव माने जाते हैं। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक किसने लिखी थी? तो भोज ने लिखी थी। जी हाँ, काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक किसने लिखी थी? भोज ने लिखी थी। भारतीय गणितज्ञ जिसे दशमलव स्थानिक खोज मान की खोज की थी? आर्यभट्ट ने। जी हाँ, भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। गौड़ाओं के रचयिता कौन थे? वाकपति। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था? वात क्षत्रियों का। जी हाँ, फाल्कन क्षत्रियाज। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? तो वात्र क्षत्रियों का। अगला हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या किसने की थी? मनु ने की थी। जी हाँ, प्राचीन भारतीय विचारकों में विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या किसने की थी? मनु ने की थी। मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो सोमेश्वर तृतीय ने की है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे पूर्व मध्यकाल की बात करेंगे, जो कि 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक प्री मिडेवियल पीरियड है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे पूर्व मध्यकाल, जो कि 800 से 1200 ईस्वी के बीच में था, प्री मिडेवियल पीरियड। तो यहाँ पर हम अब कुछ सूची हैं, उनसे जो है मिलान के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर सर्ववर्मन है, जो कि असीरगढ़ ताम्रपत्र से संबंधित हैं। ईश्वर वर्मन की बात करें तो जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से संबंधित हैं। ईशान वर्मन जो है हरहा पाषाण अभिलेख से संबंधित हैं। और जीवित गुप्ता द्वितीय जो है दैव वर्णाक अभिलेख से संबंधित हैं। तो ये सब बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं कि जल्दी लोगों को याद नहीं होते, लेकिन आप यहाँ पे इसके एक बार जरूर एक से दो बार 3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, और इसे आप एग्जाम अगर आएंगे तो आप इसे लगा के आएंगे। ये सब क्वेश्चन करने का मतलब जानते हैं कि आपकी नंबर औरों से समझिए कि आप प्लस हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो सबको आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ये सब सवाल ऐसे होते हैं कि जो सबको नहीं आते हैं। तो इसलिए इन सब सवालों को आप एक बार नहीं, अगर आपको सामने पढ़ रहे हैं तो इनको कम से कम ये मत सोचा करें कि यार ये तो बहुत कठिन लिखा हुआ है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसे सवालों को आप 1 से 2 से नहीं 3 से 4 5 6 बार पढ़िए, ताकि कुछ की पॉइंट आपके दिमाग में आ जाए, ताकि कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आप वहाँ से तुक्के से भी अगर लगाएं तो आपका सही जाए। तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्ववर्मन जो है असीरगढ़ से संबंधित है, असीरगढ़ ताम्रपत्र से। ईश्वर वर्मन जो है जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से। इसे आप लोग याद रखेंगे। ईश्वर जो है जान और ईश्वर एक ही होता है, तो यहाँ पर जान को ईश्वर से संबंध जोड़ सकते हैं। ईशान की बात करें तो ईशान जो है पाषाण, ईशान पसाड़, इसे भी जोड़ सकते हैं। हरहा। जीवित की बात करें तो देव हैं, देव जीवित है, तो यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह आप इसे रिलेटेड कर सकते हैं। चंदेल वंश का प्रथम शासक की बात करें, जी हाँ, चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था? नन्नुक था, इसे आप लोग याद रखेंगे। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? तो द्वार समुद्र को बनाई थी। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? द्वार समुद्र को बनाई थी। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वो कौन थे? पाल, प्रतिहार और राजपूत। जी हाँ, वह राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य, इसे आप लोग याद रखेंगे, कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष किन लोगों के बीच हुआ था? पाल, प्रतिहार और राजपूत। इसे आप लोग याद रखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमारी देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था, कहाँ पे? सारनाथ में। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग में। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो बैछड़ों कहा जाता था। जी हाँ, रामानुज के अनुयायियों को बैछड़ों कहा जाता था। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी क्या थी? होयसल थी। जी हाँ, द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी क्या थी? होयसल थी। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बनवासी थी। जी हाँ, कदम राजाओं की राजधानी क्या थी? बनवासी थी।
समकालीन समाज के पाखंड और भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे क्षेमेंद्र। जी हाँ, समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे क्षेमेंद्र। इसे आप लोग याद रखेंगे। चंदेल राजा, जिसने एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, यशोवर्मन। जी हाँ, चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, कौन था? यशोवर्मन। एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, विद्याधर। जिजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड। कलिंग नरेश खारवल किससे संबंधित थे? चेदी वंश से संबंधित थे। शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। राणा कुंभा, संगीत पर एक ग्रंथ किसने लिखा था? संगीत राज ने। जी हाँ, राणा कुंभा ने संगीत पर ग्रंथ किसने लिखा था? संगीत राज ने। अगला हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पर हम थोड़ा विविध के बारे में देखेंगे, मिसलेनियस है उसके बारे में देखेंगे। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वह पुरस्थल जहाँ सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए थे तो वटगल थे। कुछ शासक हैं उनसे संबंधित राजवंश हैं। गोविंद तृतीय की बात करेंगे तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। बसराज की बात करेंगे तो गुर्जर प्रतिहार वंश से। देवपाल की बात करेंगे तो पाल वंश से। नरसिंह वर्मन प्रथम की बात करेंगे तो पल्लव वंश से संबंधित थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में क्या स्थित है? तो जनता की गुफाएं यहाँ पर स्थित हैं। कुछ पर्यटक आकर्षण हैं, उनके स्थान उनके बारे में देखेंगे। तो कबीर की समाधि जो है मगहर बस्ती में। सलीम चिश्ती की दरगाह जो फतेहपुर सिकरी में है। गोविंद देव मंदिर का जो है वृंदावन में। बौद्ध स्तूप जो है कुशीनगर में है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। कबीर की समाधि मगहर बस्ती में, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी में, गोविंद देव मंदिर वृंदावन में, बौद्ध स्तूप जो है कुशीनगर में। अब हम देखेंगे यहाँ राजवंश है, कुछ राजकीय प्रतीक उनके बारे में देखेंगे। परमार जो है परमार उसके सूर्यदेव हैं। मलयक्योत के बराह हैं। चंदेल की राजलक्ष्मी हैं और गुर्जर प्रतिहार के भगवती हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो गुर्जर प्रतिहार के कौन है? भगवती हैं। चंदेल की राजलक्ष्मी हैं। मलयक्योत के बराह हैं। परमार के आपके सूर्यदेव हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। बिहार की बात, यहाँ कुछ बिहार उनके संबंधित राजा की बात करेंगे तो जगदल बिहार जो है रामपाल से संबंधित है। विक्रमशिला बिहार जो है धर्मपाल से संबंधित है। सोमपुर बिहार जो है धर्मपाल से संबंधित है। सलवन बिहार जो है श्रीभव देव से संबंधित, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि सलवन बिहार जो है श्रीभव देव से संबंधित, से आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, वह शासक सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो पालिताना गुजरात में, इसे आप लोग याद रखेंगे। प्राचीन श्वेतांबर मंदिर जो कि जैन मंदिर है, कहाँ स्थित है? पालिताना गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित एक संस्था कौन थी? तो नाना देशी और नगरम। जी हाँ, नाना देशी और नगरम जो है विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी। उद्दालक अरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक कौन थे? कुरु और पांचाल के। जी हाँ, बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान किसने दिया था? भास्कर ने दिया था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? प्रतिष्ठानपुरी था। जी हाँ, प्रतिष्ठानपुरी जो है पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, कहा गया था महाभारत ग्रंथ में। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर क्या था? उपज का 6वां भाग। जी हाँ, उपज का 6वां भाग था हिंदू विधि द्वारा मान्य कर। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को क्या कहते थे? विदक भागम। जी हाँ, प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को क्या कहा जाता था? विदक भागम। वैदिक ग्रंथों में भास्कर श्रायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं। बेशनगर अभिलेख हेलियोडोरस निवासी था, कहाँ का? तक्षशिला का। श्रवण बेलगोला में गुप्तेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कहाँ करवाई गई थी? चामुंड राय। चोलों की राजधानी जो है तंजौर में। एम्फोर जार होता है एक लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार जार। जी हाँ, एम्फोर जार क्या होता है? एक लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार जार होता है। विक्रम संवत का प्रारंभ लगभग 57 ईसा पूर्व में। खसरा नामक दस्तावेज से आशा है कि राजो संबंधी एक दस्तावेज है। समानतया पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है पुरानी किला नई दिल्ली की। तो इस तरह ये आज ये था प्राचीन इतिहास का हमारा रैपिड फायर प्रैक्टिस सीरीज। कुछ लगभग 500 प्लस क्वेश्चनों के रैपिड फायर के माध्यम से हमने 3 वीडियो के माध्यम से आपको कवर कराया। और इसकी जो है थ्योरी सेगमेंट की जो क्लास है आप हमारे इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्राचीन इतिहास के प्लेलिस्ट में आप वहाँ से 5 क्लास उसकी थ्योरी माध्यम में प्लस इसकी 3 क्लास जो टेस्ट सीरीज 500 क्वेश्चन की डिस्कस की गई उसे भी आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपका कोई भी प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये छूटेगा नहीं। तो आप लोग हमारी इस क्लास से जुड़ें। अब अगली जो है टेस्ट सीरीज हम आपकी आधुनिक इतिहास की या मध्यकालीन इतिहास के लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। आप लोग हमारे चैनल बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी के लिए जीके जीएस की बेहतरीन क्लास कराई जाती है। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं सभी कक्षाएं 6 से 12 की NCERT MCQ भी उपलब्ध है आपको। यूपी स्पेशल के भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं। प्लस जीके जीएस के लिए थ्योरी सेगमेंट में भी साइंस की प्रैक्टिस वहाँ पर आपको
10 से 12 कक्षाएँ उपलब्ध हैं, वहाँ से आप टॉपिक वाइज़ देख सकते हैं। और प्लस जीके जीएस की जो है ये सीरीज़ भी कराई जा रही है, जिसमें आपको इसमें आधुनिक इतिहास की जो है थ्योरी सेगमेंट की जो है सीरीज़ चल रही है वहाँ पर रिवीजन के माध्यम से वाईसीटी की। तो आप वहाँ से जाके इसका भी आनंद ले सकते हैं। तो चलिए, और बाकी करंट अफेयर की जो क्लास हमारी डेली चलती है हैंड रिटन नोट के माध्यम से, उसे आप देखना ना भूलें। और फिर आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसे लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।